हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। ये हमारे सर्कल की सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम सर्कल का मैक्सिमम पार्ट कवर कर लेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सर्कल की कुछ स्पेशल कंडीशंस। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि एक सर्कल है जिसमें सेंटर की कोऑर्डिनेट है h, के और रेडियस है a। तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी? तो इस सर्कल की इक्वेशन बनेगी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यही होगी। लेकिन यदि आपसे बोला जाए कि ये जो सर्कल है वो x एक्सिस को टच कर रहा है, तब इस सर्कल की इक्वेशन कैसे होगी? यदि सर्कल x एक्सिस को टच करेगा तो सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे? ये h, के कैसे आएगा? h कैसे आया? हमने x एक्सिस पर कितना ट्रेवल किया वो है h, और k क्या है कि हमने y एक्सिस पर जितना ट्रेवल किया वो है k। तो डायग्राम में देख के बताइए कि जितना हम y एक्सिस पर ट्रेवल कर रहे हैं वही तो हमारा रेडियस है। तो हम बोल सकते हैं कि इस सर्कल का जो रेडियस है वो है k। ऐसा बोला जा सकता है। तो सर्कल की नई इक्वेशन क्या बनेगी? तो वो बनेगी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, है ना? क्योंकि नया हमारा रेडियस क्या होगा वो k है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, जब भी बोला जाए कि हमारा सर्कल x एक्सिस को टच कर रहा है, x एक्सिस को टच कर रहा है, तो हमारी जो नई इक्वेशन बनेगी वो बनेगी ये। जो भी सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे उनमें जो y कोऑर्डिनेट है वही हमारा रेडियस होगा, ठीक। और यदि हमारा सर्कल y एक्सिस को टच करे तो, जैसे यहाँ पर यदि y एक्सिस को टच करेगा तो सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे? h, के। तो h कैसे आया? h आया कि हमने x एक्सिस पर कितना ट्रेवल किया वो है h, और k कैसे आया कि हमने y एक्सिस पर कितना ट्रेवल किया। तो देखिए जितना हमने x एक्सिस पर ट्रेवल किया वही हमारा रेडियस आ रहा है। तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी? तो वो बनेगी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, क्योंकि हमारा रेडियस आ गया h। तो इन दोनों को आपको ध्यान रखना है कि जब भी x एक्सिस को टच करेगा तो जो रेडियस होगा वो सेंटर का y कोऑर्डिनेट होगा, और y एक्सिस को टच करेगा तो जो रेडियस होगा वो सेंटर का x कोऑर्डिनेट होगा। मतलब उल्टा होता है, यदि y एक्सिस को टच कर रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट हमारा रेडियस होगा, और x एक्सिस को टच कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट हमारा रेडियस होगा, ठीक है। और यदि दोनों एक्सिस को टच करे तो, जैसे यहाँ पर यदि दोनों एक्सिस को टच करेगा तब इक्वेशन क्या बनेगी? पहले आप मुझे बताइए कि आपको सर्कल की वाली कंडीशन ये पता है कि यदि कोई सर्कल है, सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से उस सर्कल पर कोई टेंजेंट डाली जाती है, दो टेंजेंट डाली जाती हैं, तो दोनों टेंजेंट की जो लेंथ है वो इक्वल होती है। ये आपको पता है। मान लीजिए ये पॉइंट P है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो इसमें PA इक्वल टू होता है PB के। तो ऐसे ही इस डायग्राम में देखिए यहाँ पर पॉइंट O है, O से जब इस सर्कल पर दो टेंजेंट डली है, यहाँ पर देखिए टेंजेंट है ये, तो OP इक्वल टू OQ है। तो ये वाली लेंथ और ये लेंथ बराबर है, और जब ये लेंथ बराबर है मतलब हम x एक्सिस पर जितना ट्रेवल कर रहे हैं वही हमारा रेडियस है। ऐसे ही जितना हम y एक्सिस पर ट्रेवल कर रहे हैं वही हमारा रेडियस है, मतलब ये दोनों लेंथ बराबर है। तो जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे h, h, ठीक। तो रेडियस क्या होगा? रेडियस भी होगा h। तो नई इक्वेशन क्या बनेगी? तो वो बनेगी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। समझ आ गया कैसे? तो ये कंडीशन भी आपको ध्यान रखना है। ये तीनों कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब यदि हमारा सर्कल ओरिजिन से होकर गुजर रहा है, ओरिजिन मतलब 0,0 से होकर गुजरेगा, तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? तो देखिए सर्कल की जो जनरल इक्वेशन वो क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो जब हमारा सर्कल ओरिजिन से होकर गुजर रहा है, हमें पॉइंट मिल गया, तो इस पॉइंट को इस इक्वेशन में रख दो। तो 0,0 है तो रखेंगे तो क्या आएगा? तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है ना। एक्स और वाई की वैल्यू 0 रख रहे हैं ना, तो क्या आ रहा है? तो c इक्वल टू 0 आ रहा है। तो c इक्वल टू 0 आ रहा है तो बस इस इक्वेशन में c की वैल्यू रख दो, तो जो नई इक्वेशन आई वो आएगी ये। तो यही है इक्वेशन कौन से सर्कल की? ऐसे सर्कल की जो ओरिजिन से होकर गुजर रहा है, ठीक है। हालांकि ये कोई कंडीशन नहीं, ये तो पता ही है कि यदि कोई सर्कल किसी पॉइंट से होकर गुजर रहा है तो उस पॉइंट को हम सर्कल की इक्वेशन में ही रखते हैं ना। तो यहाँ पर 0,0 से गुजर रहा है तो हमने उस पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में रख दिया। तो इक्वेशन में रखा तो c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आई 0। मतलब ऐसा सर्कल जो ओरिजिन से होकर गुजर रहा है उसमें कांस्टेंट टर्म 0 होती है, ठीक है।
तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब फिफ्थ कंडीशन देखिए। फिफ्थ कंडीशन ये है कि यदि हमारा सर्कल ओरिजिन से होकर गुजर रहा है और उसका एक्स इंटरसेप्ट हमें दिया हुआ है ए, एक्स इंटरसेप्ट दिया है ए, वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है बी, तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? ऐसा सर्कल जो ओरिजिन से होकर गुजर रहा है, ओरिजिन से होकर गुजर रहा है और एक्स इंटरसेप्ट है ए, वाई इंटरसेप्ट बी, तो सर्कल की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन कैसे आई? तो देखिए डायग्राम में देखिए, जब एक्स इंटरसेप्ट ए है तो ये इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ए के कोऑर्डिनेट होंगे a, 0। इसी तरह वाई इंटरसेप्ट हमें बी दिया हुआ है तो बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, b। तो जब हम ए और बी को मिला रहे हैं तब हमें क्या मिल रहा है? देखिए जब हम ए और बी को मिला रहे हैं तो ये हमें मिल रहा है डायगोनल, इस सर्कल का डायगोनल, क्योंकि ये क्या है? ये 90 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये डायगोनल हो गया। मतलब हमें डायगोनल के दोनों कोऑर्डिनेट भी मिल गए, ये कोऑर्डिनेट ये कोऑर्डिनेट। तो डायगोनल फॉर्म से सर्कल की इक्वेशन लिखो, क्या आ जाएगा? x माइनस x1, x1 क्या है? a इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई। समझ गए कैसे आए? तो यदि आपको दिया जाए कि किसी सर्कल का एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों दे दिया है और हमसे बोला है कि वो सर्कल ओरिजिन से गुजर रहा है, तो डायरेक्ट आप लिखोगे सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0। और ये जो हमारे पास आया इक्वेशन, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसमें हमें और कुछ वैल्यू नहीं निकालना है। अभी तक हमने 4 कंडीशन देखी, ये फाइनल आंसर नहीं है। जैसे इसमें देखिए अभी हमें जी की वैल्यू निकालना पड़ेगा, एफ की वैल्यू निकालना पड़ेगा। ऐसी थर्ड कंडीशन में हमें एच की वैल्यू निकालना पड़ रहा है, सेकंड कंडीशन में एच और के की वैल्यू निकालना पड़ रहा है, इसी तरह फर्स्ट में भी एच और के की वैल्यू निकालना पड़ रहा है। लेकिन जो हमारी फिफ्थ कंडीशन है वो हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो यदि आपको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है और ओरिजिन से होकर गुजर रहा है हमारा सर्कल, तो इक्वेशन आप डायरेक्ट लिख सकते हो। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन हमने कल किया था। कल का क्वेश्चन याद है आपको? ये है वो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। हमें एक लाइन की इक्वेशन दी हुई थी, हमने एक लाइन की इक्वेशन से ए और बी के कोऑर्डिनेट निकाल लिए थे। तो देखिए सेम सर्कल है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्कल ओरिजिन से होकर गुजर रहा है और ए और बी के कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए। ए और बी डायगोनल है, तो हमने डायगोनल फॉर्म से सर्कल की इक्वेशन निकाली थी। तो फाइनल आंसर देखिए, ये फाइनल आंसर इसी फॉर्मेट में क्या आया? ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3y इक्वल टू 0। यहाँ पर भी यही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, समझ आ गया? तो ये पांचों कंडीशन आपको ध्यान रखना है। तो अब क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें सर्कल की इक्वेशन दी हुई है और हमसे बोला है कि ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो हमें ए की वैल्यू बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो डायग्राम बना लो। एक सर्कल है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये है वो सर्कल। इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आएंगे इस इक्वेशन से, क्या होंगे? एक्स और वाई के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करो तो 3,4। तो हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3,4। अब ये जो सर्कल है ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसका रेडियस क्या होगा? तो इसका रेडियस होगा 4, है ना? और रेडियस इस इक्वेशन से कैसे निकालेंगे? तो r इक्वल टू होगा √g² प्लस f² माइनस c क्या है? 25 माइनस a²। तो r की वैल्यू तो हमारे पास 4 है, इक्वल टू ये 25 से 25 गया तो ये आ गया √a²। दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो a की वैल्यू आ गई +-4। ऑप्शन बी। आसान सवाल था, बस आपको ये कंडीशन पता होगी तो। ठीक है, तो ये मैंने आपको 4 जो कंडीशन बताई ना, पांचों को अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में हमें सर्कल के डायमीटर की लेंथ बताना है, मतलब व्यास की लेंथ बताना है। हमसे बोला है ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है 1,0 पर और ये सर्कल 2,3 से होकर गुजर रहा है। तो डायग्राम कैसा बनेगा? इसमें बताइए 1,0 कहां पर हुआ? तो ये है 1,0। तो हमारा सर्कल यहां से टच कर रहा है, तो सर्कल बनाते हैं।
तो ये है वो सर्कल जो कि टच कर रहा है 1,0 पर। और क्या बोला है कि 2,3 से होकर गुजर रहा है। 2,3 कहाँ होगा, ये है 1, ये है 2, 3 कहाँ पर है, 1 2 3, तो ये है वो कोऑर्डिनेट 2,3। ठीक, तो अब मुझे बताइए इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। सेंटर के कोऑर्डिनेट हमें बताना है। कोऑर्डिनेट निकलता कैसे है, वो निकलता है कि हमने एक्स एक्सिस पे कितना ट्रैवल किया और वाई एक्सिस पे कितना ट्रैवल किया। तो यहां पर देखिए एक्स एक्सिस पे कितना ट्रैवल हुआ, वो हुआ 1। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट में जो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया वो तो 1 आ गया। अब वाई एक्सिस पे कितना ट्रैवल हुआ, तो वो हमने मान लिया के। क्या मान लिया हमने मान लिया के। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 1, के। क्लियर। तो आप नोटिस किया आपने कि ये लेंथ क्या हो गई, ये लेंथ हमारी रेडियस हो गई आर। अब ये लेंथ आर है तो ये लेंथ कितनी होगी, तो ये भी आर होगी, मतलब के, है ना। तो अब बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ इन दोनों के बीच और के की वैल्यू निकाल दो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, रूट ऑफ 2 - 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 - के का होल स्क्वायर इक्वल टू के। ये के है ना, आर इक्वल आर क्या है, के है। दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, 1 + 9 + के स्क्वायर - 6 के इक्वल टू के स्क्वायर। के स्क्वायर से के स्क्वायर गया तो 6 के इक्वल टू आया 10, तो के की वैल्यू आ गई 5/3। तो रेडियस हमारे पास आ गया 5/3। ऑप्शन नंबर डी मत लगा देना, क्योंकि हमें यहाँ पर डायमीटर व्यास की लेंथ बताना है। तो व्यास क्या होगा, इसका दुगुना 10/3। ठीक है, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में ये आंसर लगा दिया, मतलब सब कुछ सही किया आपने लेकिन जल्दबाजी के कारण आपने गलत आंसर लगा दिया। तो इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। तो हमें डायमीटर निकालना है, व्यास निकालना है। व्यास होगा 10/3। समझ आ गया, आसान सवाल था। बस आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि सेंटर कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे। जैसे ही आपको दिख जाए कि हाँ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब आपको रेडियस को मानना है। अब वो कैसे मानेंगे, जब आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट मिलेंगे। तो सेंटर कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पर निकालने पड़े। ठीक है, समझ गए होगे कैसे किया हमने। अब इस क्वेश्चन को देखिए, सिमिलर क्वेश्चन है, पॉज करके सॉल्व करिए। क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है जो कि 1, -2 से होकर गुजर रहा है और एक्स एक्सिस को टच कर रहा है 3, 0 पर। तो पहले तो डायग्राम बना लो। इसमें बताइए कि 3, 0 कहां पर है। ये 1, ये 2, ये 3, तो ये पॉइंट है 3, 0। हमारा सर्कल 3, 0 को टच कर रहा है। सर्कल बनाते हैं। यह हमारा सर्कल टच कर रहा है 3, 0 पर। और क्या बोला है कि यही सर्कल 1, -2 से होकर भी गुजर रहा है। तो 1, -2 कहाँ है, ये 1, -2 यहाँ पर, मतलब ये आ रहा है 1, -2। तो इससे क्या समझ आया, इससे समझ आया कि हमारा जो ये सर्कल है वो एक्स एक्सिस को नीचे साइड से टच कर रहा है। तो ये सर्कल जो आएगा वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, बस यहीं पर आपको सोचना पड़ेगा कि हमारा सर्कल किस तरीके से बनेगा। तो ये पॉइंट क्या है 1, -2, ये कहाँ पर आएगा, तो ये 1, -2 यहाँ पर, ये पॉइंट है 1, -2। क्लियर। और ये पॉइंट है 3, 0। तो बस अब वैसे ही सॉल्व करो जैसा अभी किया था पिछला क्वेश्चन। इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो वो कैसे बताएंगे, एक्स एक्सिस पर कितना चले हम, एक्स एक्सिस पे चले 3 डिस्टेंस, तो ये 3 कोऑर्डिनेट आ गया। और वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा कि हम वाई एक्सिस पर कितना चले, तो वो हमने मान लिया के। ये डिस्टेंस है के। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, इसे ध्यान से लिखना, क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेट आएंगे माइनस के। ऐसा क्यों, क्योंकि हम नेगेटिव वाई पर है, और नेगेटिव वाई मतलब हम डिस्टेंस चले हैं के, तो आर की वैल्यू तो के आ गई, लेकिन जो डिस्टेंस तो के है, लेकिन हम नेगेटिव वाई पर चले हैं, इसलिए कोऑर्डिनेट आएगा माइनस के। तो बस अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, हमें एक और पॉइंट बताना है इनमें से कौन सा पॉइंट है जो इस सर्कल पर लाई करेगा, हमें ये बताना है। मतलब हमें पूरी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। पूरी इक्वेशन निकालने के लिए हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए और के की वैल्यू मतलब रेडियस है वो पता होना चाहिए। तो बस फॉर्मूला लगा दो डिस्टेंस वाला। क्या आएगा, रूट ऑफ 4 प्लस माइनस के प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू के। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 के इक्वल टू के स्क्वायर। के स्क्वायर से के स्क्वायर गया, तो के की वैल्यू यहां से आ गई 2। तो हमारे पास के की वैल्यू आई 2।
तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे 3, -2। ठीक है, तो सेंटर कोऑर्डिनेट भी आ गए, रेडियस भी आ गया। तो बस सर्कल की इक्वेशन लिख दो, x माइनस x1 का स्क्वायर, x1 क्या है 3, प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y माइनस, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा, इक्वल टू आर स्क्वायर, आर क्या है 2, तो ये आ गया 4। बस ऑप्शन देख लो कौन सा ऑप्शन इसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम 5 रखेंगे तो ये तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हम -2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4, ये सेटिस्फाई कर रहा है कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर आ गया। समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? हमें सर्कल की इक्वेशन बताना है। कौन से सर्कल की? जो कि 3, -6 होकर गुजर रहा है और दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तब कैसे सॉल्व करोगे? तब इसे सॉल्व करोगे ऑप्शंस के थ्रू, क्योंकि हमें सर्कल की इक्वेशन बताना है और हमसे बोला है ये सर्कल 3, -6 होकर गुजर रहा है। तो बस ये वाली जो पॉइंट है इसे इक्वेशन में रख के देख लो, जो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी वही आंसर होगा। तो जब ऐसे सॉल्व करोगे तो उसका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तब आप ऐसे सॉल्व करोगे, लेकिन हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं सीखने के पर्पज से। तो कैसे सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन? हमसे बोला है कि जो सर्कल है वो 3, -6 पर, मतलब सर्कल 3, -6 से होकर गुजर रहा है। तो 3, -6 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? और सर्कल दोनों एक्सिस को भी टच करना चाहिए। तो 3, -6 आता है 4th क्वाड्रेंट में। तो हमारा जो सर्कल बनेगा वो बनेगा ऐसा, रेड वाला। ठीक है, ये रेड वाला सर्कल जो है ना वो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, और 3, -6 कहाँ पर होगा? तो 3, -6 यहाँ पर होगा, यहाँ पर, है ना, 3, -6। देखिए दोनों एक्सिस को टच करने वाले 4 सर्कल बन सकते हैं, ये 4 सर्कल है, लेकिन हमारे काम का सर्कल कौन सा है? 4th क्वाड्रेंट वाला। तो मैंने जब आपको कंडीशन बताई थी तब ये वाला सर्कल बताया था। इसमें जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स थे वो क्या थे? सेंटर के कोऑर्डिनेट्स थे h, h, यही थे। तो हमारे 4th क्वाड्रेंट, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो वो होंगे h, -h, यही होंगे, क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो नेगेटिव वाई एक्सिस में ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस तो h होगी, लेकिन कोऑर्डिनेट होगा -h। तो r तो हमारे पास h है, और जो कोऑर्डिनेट्स है वो है h, -h, h, -h। ये समझ आ गया आपको? तो अब इक्वेशन लिख दो। तो इक्वेशन क्या आएगी? x - x1 प्लस y - y1, y1 क्या है? -h है, तो यहाँ पे +h हो जाएगा। अच्छा, स्क्वायर भी आएगा, इक्वल टू आर स्क्वायर, आर क्या है? h है। तो इक्वेशन आ गई हमारी ये। ठीक है, और हमसे बोला है ये जो सर्कल की इक्वेशन है ये 3, -6 होकर गुजर रही है। तो इक्वेशन में 3, -6 रख दो, क्या आएगा? x क्या रखेंगे 3, तो 3 - h का होल स्क्वायर प्लस -6 + h इसका स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। सॉल्व कर दो। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 9 + h स्क्वायर -6h + 36 + h स्क्वायर -12h इक्वल टू h स्क्वायर। तो पहले तो h स्क्वायर से h स्क्वायर गया 1, तो क्या क्या बचा? h स्क्वायर -18h + 45 इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, इसका मतलब हमारे पास h की 2 वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी। इसका मतलब ऐसे 2 सर्कल एग्जिस्ट करेंगे जो कि x और y दोनों एक्सिस को टच करेंगे और 3, -6 होकर गुजरेंगे। तो पहले तो h की वैल्यू निकालो। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। ये 45 है, ये -18 है, तो क्या होगा? 15 × 45 होता है, मतलब ये हो रहा है x - 15 और x - 3। x नहीं, ये h है ना, h - 15, h - 3 इक्वल टू 0। तो h की 2 वैल्यू आ गई 15 और 3। तो बस इस इक्वेशन में h की 2 वैल्यू रखो और इक्वेशन निकाल लो। पहले किसे सॉल्व करें? पहले हम 3 को रखते हैं, मतलब दोनों निकालना है, पहले 3 को रख लो। तो क्या आएगा? x - x1, तो h, ये कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? कोऑर्डिनेट्स आएंगे 3, -3, तो वैल्यू रखो x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर -3 है तो ये आ जाएगा +3 होल स्क्वायर इक्वल टू 9। सॉल्व करिए, x स्क्वायर इसमें से आएगा, इसमें से आएगा y स्क्वायर,
और क्या आएगा -6x प्लस 6y, और एक 9 इसमें से आएगा, एक 9 इसमें से आएगा, एक 9 इस साइड है तो एक 9 तो कट जाएगा, तो +9 = 0। फाइनल इक्वेशन आ गई ये। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, आ गई इक्वेशन सेम। अब एक बार h = 15 रख के भी देख लो, तो इक्वेशन क्या आएगी? x - 15 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 15 का होल स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर। क्या आएगा? x² प्लस y² -30x प्लस 30y। अब एक 225 यहाँ आएगा, एक 225 यहाँ आएगा, और एक इक्वल में 225 है, तो एक तो कट जाएगा, तो +225 = 0। तो एक इक्वेशन ये आ रही है। ये वाली इक्वेशन है क्या ऑप्शन में? तो ये सेकंड को देखिए, थोड़ी मिलती जुलती है, लेकिन बस थोड़ा सा अंतर क्या है कि प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, लेकिन हमारा माइनस पहले है फिर प्लस है, तो इसलिए सिर्फ आंसर हमारा ए होगा। समझ गए कैसे सॉल्व होगा? बाकी क्वेश्चन यदि एग्जाम में आएगा तो कैसे सॉल्व करना मैं आपको बता दिया। डायरेक्ट इक्वेशन में वैल्यू रख दो, ए सेटिस्फाई कर रहा है तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो दो सर्कल एग्जिस्ट कर रहे हैं, एच की दो वैल्यू आई ना, 15 और 3, तो 3 रखा तो ये वाला सर्कल आया छोटा वाला, और जब 15 रख रहे हैं तो ये बड़ा वाला सर्कल आ रहा है। ठीक है, ये है पॉइंट, ये है पॉइंट है 3, -6। ठीक है, तो एच की दो वैल्यू है, इसका मतलब दो सर्कल एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि 3, -6 से होकर गुजर रहे हैं और दोनों एक्सिस को टच कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होते हैं? जैसे इसमें देखिए, ये एक सर्कल है जो कि एक्स एक्सिस को काट रहा है, तो ये जो लेंथ है ये होती है एक्स इंटरसेप्ट, और यदि ये सर्कल वाई एक्सिस को काटेगा तो ये लेंथ होती है वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, समझ गए एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? अब इनकी लेंथ कैसे निकालते हैं? अब हमें एग्जाम में डायग्राम तो बनाएगा नहीं, हमें तो इक्वेशन दी होगी। जैसे जनरल इक्वेशन दी हुई है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। यदि हमें इक्वेशन दी हुई है और हमें लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, मतलब ये लेंथ निकालना है, ये a है ये b है, तो हमें ए बी निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो उसका फॉर्मूला होता है 2 × रूट के अंदर g² - c। क्या आएगा? 2 × रूट के अंदर g² - c। g कहाँ से आएगा? तो वो x के कोफिशिएंट से आएगा, और c हमें दिया होगा, मतलब इस इक्वेशन से ही सब कुछ निकलेगा। g भी इस इक्वेशन से निकलेगा और c भी इस इक्वेशन से आएगा, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो ये फॉर्मूला हो गया x इंटरसेप्ट का। y इंटरसेप्ट का क्या होगा? जैसे मान लीजिए ये a है ये b है, हमें ये लेंथ निकालना है, तो ए बी = क्या होगा? 2 × रूट के अंदर, इसमें हमने g देखा था, इसमें आएगा f, तो f² - c। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना है। ठीक है, ये वाला x इंटरसेप्ट का और ये वाला y इंटरसेप्ट का। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना है। x इंटरसेप्ट का फॉर्मूला है 2 × रूट के अंदर g² - c, और y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला है 2 × रूट के अंदर f² - c। ठीक है, यदि डायग्राम ऐसा हो, मतलब ऐसा कोई सर्कल हो जो कि एक्स एक्सिस को भी काट रहा है और वाई एक्सिस को भी काट रहा है, जैसे ये वाला डायग्राम देखिए, इसमें देखिए, इसमें एक्स इंटरसेप्ट भी है वाई इंटरसेप्ट भी है, तो इसमें दोनों फॉर्मूले लगा सकते हो। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए, वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए। और यदि कोई सर्कल ऐसा है, कैसा, जो कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, सिर्फ टच कर रहा है, तब उसका एक्स इंटरसेप्ट क्या आएगा? तो उसका एक्स इंटरसेप्ट आएगा 0। ठीक है, और यदि कोई सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा हो, तो वाई एक्सिस को टच करेगा तो वाई इंटरसेप्ट आएगा 0। ठीक है, और यदि दोनों एक्सिस को टच करेगा तो दोनों इंटरसेप्ट आएंगे 0। ठीक है, यदि सर्कल इस टाइप का है तो उसके दोनों इंटरसेप्ट 0 आ जाएंगे। लेकिन यदि कोई सर्कल इस तरीके का है, कैसा, ऐसा, ना तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना वाई एक्सिस को टच कर रहा है, और यदि हम इक्वेशन देखकर फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा? तो फॉर्मूला लगाने पर ये जो रूट के अंदर दिया हुआ है ये आएगा नेगेटिव। यदि रूट के अंदर नेगेटिव आता है तो हम क्या समझेंगे? तो हम समझेंगे
कि ये जो सर्कल है, जैसे यदि एक्स इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं और रूट के अंदर आ गया नेगेटिव, तो हम समझेंगे कि ये जो सर्कल है ये एक्स एक्सिस को ना तो टच कर रहा है ना इंटरसेप्ट कर रहा है। ऐसे यदि वाई इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं और ये वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो हम समझेंगे कि ये सर्कल ना तो वाई एक्सिस को टच कर रहा है ना ही इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है, समझ गए कितने टाइप की कंडीशन हो सकती है। बाकी आपको ये फॉर्मूला याद रखना है एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट का। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया यदि सर्कल टच करेगा तो क्या होगा, इंटरसेप्ट की इक्वल वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया था, कौन सा वाला, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन था ना, इसमें हमें बोला था कि बोथ एक्सिस को टच कर रहा है, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब इसका जो इंटरसेप्ट है उनकी वैल्यू आएगी 0, इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 आएगी ना। तो इस इक्वेशन में देखो यही आंसर आया था। इसका इंटरसेप्ट निकालो तो क्या आएगा, एक्स इंटरसेप्ट निकालते हैं पहले, 2 इंटू एक्स इंटरसेप्ट क्या था, जी स्क्वेयर माइनस सी, अंदर ही आएगा, जी क्या होगा, जी आएगा इससे, ये 2g इक्वल टू -6 है, तो जी की वैल्यू क्या आएगी -3, तो -3 का स्क्वायर 9 माइनस सी की वैल्यू 9 दी हुई है, तो ये आ गया 0। तो देखो एक्स इंटरसेप्ट आ गया 0। ऐसे वाई इंटरसेप्ट निकालोगे तो वो भी 0 आएगा, क्योंकि एफ की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू भी 3 आ रही है, तो 9 माइनस 9 वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे। हालांकि इस तरीके से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे तो ये दोनों ऑप्शन देखेंगे, ये दोनों ऑप्शन आपके रह जाएंगे, और उसके बाद आप ये वैल्यू रख के देख लेना, मतलब चारों में आपको वैल्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इन दोनों में आप वैल्यू रख के देख लेना, यदि आप यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट वाला कंसेप्ट लगाओगे तो। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज आपको याद रखना है, ये दोनों। क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि एक सर्कल है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है 3,0 पर, मतलब हमें ये पॉइंट दिया हुआ है 3,0, और क्या बोला है, ये जो सर्कल है ये वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट बना रहा है 8 लेंथ का, मतलब ये लेंथ हमें दी हुई है, कौन सी लेंथ, ये लेंथ हमें दी हुई है 8। ठीक है, हमें क्या बताना है, हमें बताना है इनमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो इस सर्कल पर लाई करेगा, मतलब हमें सर्कल की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, और सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज़ों की जरूरत होगी, पहला सेंटर के कोऑर्डिनेट, दूसरा रेडियस। कैसे निकालेंगे, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे पहले ये बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सेंटर कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स एक्सिस पर हम कितना चलें, वो हम चलें 3, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो आ गया हमारे पास 3, वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो हम ये लेंथ मान लेते हैं, तो ये लेंथ हमने माना कि, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए, सेंटर कोऑर्डिनेट्स आ गए 3, k। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन आए, किस कंसेप्ट पर, क्या आपको सर्कल के अंदर कॉर्ड दिया हो, मतलब जीवा, ये कॉर्ड है ना, ये जीवा है, तो क्या यूज होगा कि सेंटर से जीवा पर एक लंब डलेगा परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालो, तो ये परपेंडिकुलर डलेगा, तो वो इस जीवा को बराबर भागों में बांटेगा, है ना, ये कॉर्ड बराबर 2 भागों में बढ़ जाएगा। इस पूरी लेंथ है 8, तो ये लेंथ 4 है, ये लेंथ भी 4, इतनी लेंथ आ गई 4, है ना। तो देखिए ये लेंथ 4 है, ये लेंथ 3 है, तो बस पाइथागोरस प्रमेय से ये आर की वैल्यू निकाल लो, तो 3 4 5 आर की वैल्यू आ गई 5, समझ आ गया ना, ये 3 है ये 4 है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, ये आ जाएगा 5। तो हमारे पास रेडियस आ गया, रेडियस आ गई 5, और ये भी क्या है, ये भी रेडियस है, तो के की वैल्यू भी 5 आएगी, और हमारे पास सेंटर कोऑर्डिनेट्स भी आ गए 3,5। तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, आर क्या है 5 है, 25। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए, 3 रखेंगे तो ये कट जाएगा, y की वैल्यू 10 रखेंगे तो ये भी 5 स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर आ गया हमारा ई। आसान सवाल था, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। दो चीज़ आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी, कि जब भी इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन आए, कॉर्ड वाले कंसेप्ट पर, जीवा वाले, तो आपको यही वाला मेथड यूज़ करना है कि आपको सेंटर से इस पर लंब डालना है, परपेंडिकुलर डालना है, जो उसको 2 भागों में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो इससे आर की वैल्यू आ जाएगी, जिसके थ्रू हम इस सर्कल की इक्वेशन बता देंगे। अच्छा सवाल था ये। अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्या बोल रहा है, एक सर्कल है जो कि -1, 0 से होकर गुजर रहा है, और y एक्सिस को टच कर रहा है 0, 2 पर। तो डायग्राम बनाओ, देखिए एक सर्कल है, ये जो सर्कल है
ये वाई एक्सिस को टच भी कर रहा है और -1,0 इससे भी गुजर रहा है। तो -1,0 ये कौन से क्वाड्रेंट में है? तो -1,0 ये है सेकंड क्वाड्रेंट में। मतलब जो हमारा सर्कल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि जो वाई एक्सिस है वो यहाँ पर होगी। ठीक है, ये है हमारी वाई एक्सिस और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है 0,2। ठीक, और एक्स एक्सिस कैसी होगी? तो एक्स एक्सिस होगी कुछ इस तरीके से और ये पॉइंट हमारा होगा -1,0। ठीक है, तो ये सर्कल बन गया जो कि वाई एक्सिस को टच कर रहा है 0,2 पर और -1,0 इस सर्कल पर है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है लेंथ ऑफ द कॉर्ड। मतलब ये जो कॉर्ड है ना जो एक्स एक्सिस में बनी है इसकी लेंथ निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे? ये डायग्राम के थ्रू सॉल्व करिए। देखिए ये जो वाई एक्सिस है ये सर्कल के लिए क्या है? ये सर्कल के लिए है टेंजेंट, स्पर्शरेखा है। तो किसी भी टेंजेंट पर सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर डाला जा सकता है। मतलब यहाँ सेंटर होगा, इस पॉइंट के पैरेलल होगा। मतलब हमें यहाँ पर सेंटर का जो पॉइंट है ये मिल गया। अब इसके कोऑर्डिनेट बता दो। कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स एक्सिस पर हम कितना ट्रैवल करें तो वो तो अभी नहीं पता, लेकिन वाई एक्सिस पर कितना ट्रैवल करें वो हमें पता है, कितना 2। तो हमें वाई कोऑर्डिनेट मिल गया 2। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो एक्स एक्सिस पर कितना ट्रैवल करें वो ये लेंथ के बराबर है, मतलब आर के बराबर है। तो इसे हम मान लेते हैं, क्या माने? आर। ये आर के बराबर है ना। तो ये लेंथ आर है लेकिन कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो कोऑर्डिनेट होंगे -r। समझ आ रहा है? तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? -r,2। ठीक है, अब देखिए ये कॉर्ड है तो मैंने क्या बताया, जब भी कॉर्ड वाला कंसेप्ट आए जीवा वाला तो बस सेंटर से डाल दो परपेंडिकुलर। तो सेंटर से हमने डाल दिया परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर ने ये कॉर्ड को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। अब देखिए ये जो लेंथ तो हमें पता है, ये लेंथ क्या है? ये लेंथ है 2 के बराबर, तो ये है 2 के बराबर। अब ये लेंथ यदि r है तो ये लेंथ क्या होगी? ये भी r के बराबर होगी। तो इसे भी मिला देते हैं तो ये भी है r के बराबर। ठीक है, तो ये है r। हमें निकालना है ये कॉर्ड की लंबाई। तो हम क्या चाह रहे हैं, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस प्रमेय लगाकर ये लेंथ निकाल देते हैं और उसका डबल कर देंगे। लेकिन पाइथागोरस प्रमेय लगाने से पहले हमें r की वैल्यू पता होना चाहिए। तो r की वैल्यू कैसे आएगी? तो इन दोनों के बीच हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं, क्योंकि ये पॉइंट हमें पता है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हैं और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, क्या आएगा? रूट के अंदर x2 - x1, तो क्या आएगा? -1 + r का होल स्क्वायर +4 इक्वल टू वो दिया हुआ है r। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो 1 + r² - 2r + 4 इक्वल टू r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर गया तो 2r इक्वल टू आया 5। तो r की वैल्यू आ गई 5/2। तो हमारे पास r की वैल्यू आ गई 5/2। तो बस अब पाइथागोरस प्रमेय लगाकर ये वाली लेंथ निकाल लो। तो क्या आ जाएगा? हमें कौन सी लेंथ निकालना है इसका नाम दे देते हैं। मान लीजिए इसका नाम हमने दिया x। तो x इक्वल टू होगा √ 5/2 आया ना, तो 25 - 4 माइनस ये लेंथ क्या है 2, तो ये आ गया 4। तो ये आ रहा है 25 - 16 मतलब 9/4। मतलब x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/2। तो x की वैल्यू 3/2 आ गई। तो ये वैल्यू 3/2 है तो पूरी वैल्यू कितनी होगी? 6/2 मतलब 3 आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ आ गया? अच्छा सवाल था ये, लेकिन तब बनेगा जब आपको ये डायग्राम क्लियर होगा। और डायग्राम क्लियर कब होगा? जब आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे। कि क्वेश्चन में ये हमें दिया हुआ है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, मतलब जो हमारा डायग्राम बनेगा वो इस तरह बनेगा। जो वाई एक्सिस है वो इस साइड आएगी। ठीक है ना, समझ आ गया होगा? अच्छा सवाल है, 1-2 बार और इसे आप रिवाइज कर लेना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। ये भी सिंपल सा टॉपिक है कि सर्कल के रिस्पेक्ट में पॉइंट की पोजीशन बताओ कि वो पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेगा या सर्कल के ऊपर लाई करेगा या फिर सर्कल के बाहर लाई करेगा। कैसे पता करेंगे? तो इसे पता करने की फर्स्ट मेथड तो ये हो सकती है कि उसे रेडियस से कंपेयर कर लो। जैसे ये सेंटर है, सेंटर की कोऑर्डिनेट हमें पता चल जाएंगे कैसे? जो भी इक्वेशन दी होगी उससे।
फिर उसके बाद हम लेंथ, मतलब जो डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से लेंथ निकाल लेंगे। यदि ये लेंथ रेडियस से कम आती है, मतलब रेडियस से छोटी आती है, तब हम कहेंगे कि वो पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेगा। और यदि ये लेंथ रेडियस के बराबर आती है, तब हम कहेंगे कि वो पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करेगा। और यदि ये लेंथ रेडियस से ज़्यादा आती है, तब हम कहेंगे वो पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करेगा। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, क्या हमें सर्कल की इक्वेशन क्या दी हुई होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये सर्कल की इक्वेशन दी होगी। हमें निकालना होगा कि एक पॉइंट x1 y1 ये सर्कल के अंदर है, सर्कल के बाहर है या सर्कल के ऊपर है। तो कैसे पता करेंगे, तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को इस सर्कल की इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, तो S1 इक्वल टू आएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी। जब पॉइंट को पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी, और जब इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने पर यदि हमें S1 ग्रेटर देन 0 आता है, तब हम कहेंगे कि वो पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करेगा। और यदि S1 की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है, तब हम कहेंगे वो पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करेगा। और यदि S1 की वैल्यू लेस देन 0 आती है, तब हम कहेंगे कि ये पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेगा। क्लियर हो गया। तो ये तरीका ज़्यादा अच्छा है। जो भी इक्वेशन दी होगी वो कोई सी भी इक्वेशन हो सकती है, ये वाली इक्वेशन भी हो सकती है, ये वाली इक्वेशन भी हो सकती है। हमें सिर्फ पॉइंट को पुट करना है। यदि पॉइंट को पुट करने के बाद जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आती है, तब हम कहेंगे पॉइंट सर्कल के बाहर है। इक्वल टू 0 आती है, तब हम कहेंगे पॉइंट सर्कल के ऊपर है। लेस देन 0 आती है, तब हम कहेंगे पॉइंट सर्कल के अंदर है। ठीक है, तो अब इस पर क्वेश्चन कर लो। जैसे ये क्वेश्चन, हमें सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, हमें ये इन दोनों पॉइंट्स के बारे में बताना है। तो देखिए, सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, तो S1 इक्वल टू क्या आएगा, पॉइंट को पुट करो। तो पहले 1 और 3 को पुट करते हैं, तो आएगा 1 प्लस 9 माइनस 4 प्लस 6 माइनस 10। तो देखिए, ये 10 से 10 गया, ये आ रहा है लेकिन पॉजिटिव, ये +2 आ रहा है ना, ये पॉजिटिव आ रहा है। मतलब ये जो पॉइंट है 1,3 ये सर्कल के बाहर लाई कर रहा है। ठीक है, आउटसाइड। अब चेक करते हैं 6,1, तो S2 इक्वल टू क्या आएगा, 36 प्लस 1 माइनस 24 प्लस 2 माइनस 10। सॉल्व करिए, तो देखिए ये आ रहा है 39, तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव है, मतलब ये पॉइंट भी आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना, बस पॉइंट को पुट कर देना है, आसान कंसेप्ट है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें ट्राइंगल के वर्टेक्स दे दिए, ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स दे दिए, हमें सर्कम सर्कल निकालना है, मतलब परिकेंद्र निकालना है। मान लीजिए हमने सर्कम सर्कल निकाला, फिर हमसे बोल रहा है कि इस पॉइंट से इस सर्कल पर, जो कि सर्कम सर्कल है ना, इस पॉइंट से इस सर्कल पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले तो इन तीनों पॉइंट से हमें सर्कम सर्कल की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। फिर हम चेक करेंगे कि ये पॉइंट इस सर्कम सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, या उस सर्कल पर लाई कर रहा है, या फिर सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। यदि बाहर लाई करेगा तो कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी स्पर्शरेखा ड्रॉ कर सकते हैं, तो दो स्पर्शरेखा ड्रॉ कर सकते हैं। यदि ये पॉइंट इस सर्कल के ऊपर लाई करेगा तब एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और यदि अंदर लाई करेगा तब एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। तो पहला काम हमारा क्या होगा कि इन तीनों वर्टेक्स से सर्कम सर्कल निकालना, सर्कम सर्कल की इक्वेशन निकालना। तो पहले ये करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जब भी सर्कम सर्कल निकालने को आए या फिर इन सर्कल निकालने को आए, मतलब ट्राइंगल के वर्टेक्स दिए हो, तो पहले चेक कर लो कि क्या ये ट्राइंगल स्पेशल ट्राइंगल तो नहीं है। स्पेशल मतलब राइट एंगल ट्राइंगल या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल तो नहीं है। तो इन वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट को ध्यान से देखो, क्या लिखा हुआ है, 1,√3, 1,-√3, 3,-√3, तीनों में √3 है। तो जब हम इसे ग्राफ पर देखेंगे, देखिए ग्राफ पर देखिए, 1,√3 कहाँ होगा, 1 ये है, √3 मतलब 1.732, तो यहाँ कहीं होगा। तो ये पॉइंट आ गया 1,√3। फिर लिखा हुआ है 1,-√3, तो 1,-√3
इसके जस्ट नीचे होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर है 1, -√3, फिर है 3, -√3, 3 कहाँ पर होगा, 3 होगा यहाँ पर, 3, -√3 मतलब यहाँ कहीं होगा बिल्कुल इसी के पैरेलल, तो ये हो गया 3, -√3। तो देखिए इन तीनों वर्टेक्स को जब मिलाएंगे तो हमें मिल रहा है राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है। तो मतलब ये तीनों वर्टेक्स है राइट एंगल ट्राइंगल के, और राइट एंगल ट्राइंगल में सर्कमसेंटर क्या होता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूस होता है वो सर्कमसेंटर का होता है डायमीटर, व्यास होता है। तो बस अब डायमीटर फॉर्म लगा दो, क्योंकि हमारा सर्कल कैसा बन रहा है, हमारा सर्कल बन रहा है ऐसा, मतलब ये है डायमीटर, तो डायमीटर फॉर्म लगा कर सर्कल की इक्वेशन निकाल दो। तो इक्वेशन क्या आएगी, तो इसे थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, तो ये +√3 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या आएगी, x² -4x हो जाएगा ना, एक -x -3x, तो -4x हो जाएगा, +3 प्लस y² -3 इक्वल टू 0। तो 3 से 3 गया, तो फाइनल इक्वेशन आ गई x² -4x प्लस y² इक्वल टू 0। बस इक्वेशन आ गई, तो इस पॉइंट को रख के देख लो क्या आ जाएगा, S1 इक्वल टू 25/4 -10 + 1। तो वैल्यू क्या आ रही है, तो देखिए ये तो लगभग 6 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो 6 + 1 7, तो ये तो नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है ये सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। सर्कल के अंदर लाई कर रहा है पॉइंट, तो कितनी टेंजेंट ड्रॉ होंगी, तो इसका आंसर होगा 0। तो इतनी मेहनत कराई लेकिन एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं हुई, ठीक है ना। हालांकि आसान सवाल तो नहीं, पर अच्छा सवाल था, क्योंकि बस हमें वर्टेक्स को अच्छे से देखना है कि वर्टेक्स दिए किस चीज़ के हैं। तो यहाँ पर हमारे आ गया राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब आए हुए हैं एग्जाम में क्वेश्चन ये आ चुके हैं, ठीक है ना। इसलिए कह रहा हूँ मैं कि आपको वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट दे दिए और हमें बताना है कि कितनी टेंजेंट ड्रॉ होगी इस पॉइंट से, ठीक है। समझ आ गया क्वेश्चन। अब हम देखेंगे पोजीशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। जैसे अभी हमने सर्कल के रिस्पेक्ट में पॉइंट को देखा, अब हम लाइन को देखेंगे कि लाइन की पोजीशन क्या होगी सर्कल के रिस्पेक्ट में। क्या वो लाइन उस सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी, या फिर वो लाइन सर्कल को टच करके जाएगी, या फिर वो लाइन सर्कल से बिल्कुल दूर रहेगी। जो लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट कर दी उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सीकेंट लाइन, और जो लाइन सर्कल को टच करती है उसे हम कहते हैं टेंजेंट लाइन, है ना। तो पता कैसे करेंगे कि कोई लाइन टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, या फिर बिल्कुल दूर है, सर्कल से बिल्कुल दूर है। तो जैसा हमने पॉइंट के केस में देखा था वैसे ही देखिए, यदि ये सेंटर है तो सेंटर से हम परपेंडिकुलर डालेंगे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे। यदि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेस देन आर आता है और रेडियस से कम आता है, तब हम कहेंगे कि ये लाइन सीकेंट लाइन है, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है। और यदि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू आर आता है, तब हम कहेंगे कि ये टेंजेंट लाइन है ना। और यदि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ग्रेटर देन आर आता है, मतलब ये डिस्टेंस ग्रेटर देन आर है, क्योंकि ये पूरा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस और आर है सिर्फ इतना। तो यदि ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि ये जो लाइन है ये सर्कल के बाहर है, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन हम लगा देंगे जब भी हमें पता करना होगा कि वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, या टेंजेंट है, या फिर बाहर है वो लाइन। तो इस पर क्वेश्चन देख लो। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हमें एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है, हमें के की वैल्यू बताना है। तो के की ऐसी क्या वैल्यू रखें जिससे ये लाइन इस सर्कल पर टेंजेंट हो जाए, मतलब टेंजेंट होने वाली कंडीशन लगाना है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना है, वो इक्वल आना चाहिए रेडियस के। तो आर इक्वल टू क्या होगा, ये सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, ये कौन सा सर्कल है जिसका सेंटर के कोऑर्डिनेट है 0,0 और रेडियस क्या है। ये जो इक्वेशन है ये किस फॉर्मेट में होती है, x² + y² इक्वल टू r²। तो आर की वैल्यू क्या होगी, तो आर की वैल्यू आ गई √10। तो बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं,
ये जो कोऑर्डिनेट है इसे इस इक्वेशन में रखो, तो मॉड के अंदर k अपॉन रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 9 प्लस 1 मतलब 10, इक्वल टू हमें दिया हुआ है रेडियस क्या है, रेडियस रूट 10। तो अब मॉड हटाओ प्लस माइनस लगाओ, k इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 10, k की 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आंसर समझ आ गया। k की ऐसी क्या वैल्यू रखें जिससे ये जो लाइन है टेंजेंट हो जाए, तो k की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 10। अब इस क्वेश्चन को करो, पॉज करो, सॉल्व करो। सेम क्वेश्चन है, हमें k की वैल्यू बताना है जिससे ये जो लाइन है ये टेंजेंट हो जाए इस सर्कल पर। तो पॉज करो, सॉल्व करो, बताओ आंसर। देखिए यहां पर जो सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, ये सर्कल ओरिजिन से पास होने वाला नहीं है, ये जनरल इक्वेशन दी हुई है। तो 10x को भी इस साइड ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 0। ठीक, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालो। तो सेंटर कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, वो आएंगे 5,0, माइनस 2 से डिवाइड किया x के कोऑर्डिनेट को, x के कोफिशिएंट को, वो आया 5, और y का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो 5,0 आ गया सेंटर के कोऑर्डिनेट। रेडियस क्या आएगा, रूट ऑफ 25 माइनस 0, c भी 0 है, तो r की वैल्यू आ गई 5, तो r की वैल्यू 5 आ गई, सेंटर कोऑर्डिनेट आ गए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा, मॉड के अंदर 15 प्लस k अपॉन रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5। क्या आ रहा है, 15 प्लस k मॉड के अंदर इक्वल टू 25, ये नीचे ही 5 बन रहा है ना, तो 15 प्लस k इक्वल टू एक बार 25 आएगा और एक बार 15 प्लस k इक्वल टू माइनस 25 आएगा, है ना। मॉड हटाया प्लस माइनस लगाया, तो k की वैल्यू एक बार आ गई 10, तो k की वैल्यू एक बार आ गई माइनस 40। क्लियर, k की 2 वैल्यू आएगी क्योंकि मॉड हटाया प्लस माइनस लगाया, यहां पर भी 2 वैल्यू आई ना, प्लस माइनस 10। क्लियर। अच्छा, यहां पर k की 2 वैल्यू क्यों आ रही है, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है, ये सर्कल है, और ये जो लाइन है ये लाइन ऐसी है, ये टेंजेंट है, लेकिन k की 2 वैल्यू आएगी, मतलब k की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन ये वाले जो 2 हैं 3x माइनस 4y ये तो सेम रहेंगे। और ये सेम कब रहते हैं, जब लाइन पैरेलल होती है, तो एक टेंजेंट यहाँ पर भी होगी, ठीक है ना, इसलिए k की 2 वैल्यू आ रही है। तो एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है, ठीक है ना, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए x और y के कोफिशिएंट सेम होंगे। समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब ये वाला क्वेश्चन करो। इस क्वेश्चन में हमें k की इंटीग्रल वैल्यू बताना है, मतलब k की ऐसी कितनी इंटीग्रल वैल्यू होंगी जिससे ये जो लाइन है ये सर्कल पर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। मतलब ये जो सर्कल है, मान लीजिए ये सर्कल है और ये लाइन इस सर्कल को ऐसे इंटरसेक्ट करे, मतलब यहाँ पर कौन सी कंडीशन लगेगी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो लेस देन होना चाहिए r के। तो पहले तो रेडियस निकालो, वो कैसे आएगा, पहले सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट आएंगे 1,2, रेडियस क्या आएगा 1 प्लस 4 माइनस 4, तो रेडियस आ गई हमारे पास 1, सेंटर कोऑर्डिनेट भी आ गए, रेडियस भी आ गए। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या आ जाएगा, मॉड के अंदर 3 प्लस 8 माइनस k अपॉन रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर जो कि 5 बनेगा, तो मैं डायरेक्ट 5 लिख दे रहा हूँ। 5 लेस देन 1, यहाँ पर लेस देन वाली कंडीशन लग रही है, देखिए क्या आएगा 11 माइनस k मॉड के अंदर लेस देन 5। अब आपको मॉड की इनइक्वालिटी को सॉल्व करना आता है क्या, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जैसे यदि लिखा हुआ है कि मॉड ऑफ डब्बा, अब ये डब्बे की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर 11 माइनस k है डब्बे की वैल्यू, तो डब्बे की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यदि मॉड ऑफ डब्बा लेस देन है किसी कांस्टेंट की, तब इस डब्बे की वैल्यू होती है ग्रेटर देन माइनस ए और लेस देन ए, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और यदि मॉड ऑफ डब्बा ग्रेटर देन है ए के, तब डब्बे की वैल्यू क्या होगी, तो डब्बे की वैल्यू ग्रेटर देन ए होगी, या फिर और इस डब्बे की वैल्यू लेस देन माइनस ए होगी, ठीक है। तो ये दोनों इनइक्वालिटी आपको ध्यान रखना है। ये मॉड की इनइक्वालिटी होती है जो कि मैंने आपको इनइक्वालिटी वाली वीडियो में पढ़ाया है ना। तो यदि आपने अभी भी नहीं देखी हो इनइक्वालिटी वाली वीडियो, तो ज़रूर आप वो देखें, है ना, क्योंकि इनइक्वालिटी कहीं भी यूज़ हो जाता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर यूज़ हो गया।
तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन लग रही है, यहाँ पर ये वाली कंडीशन लग रही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 माइनस के इज ग्रेटर देन -5 और लेस देन 5। पूरी इक्वेशन में -11 कर दो तो ये -16 माइनस के और -6। अब पूरी इक्वेशन में हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 16 ये के और ये 6, और इनइक्वलिटी हो जाएगी चेंज क्योंकि हमने -1 से मल्टीप्लाई किया। तो के की वैल्यू 6 से बड़ी और 16 से छोटी, तो कितनी इंटीग्रल वैल्यू आ रही है, तो 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फाइनल आंसर आ गया हमारा 9। हमें के की इंटीग्रल वैल्यू बताना था, मतलब कितनी इंटीग्रल वैल्यू आएंगी, तो होगा आंसर आ गया 9। ठीक है, क्लियर है। अब हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मतलब किसी भी टेंजेंट की इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे यदि हमें एक सर्कल गिवन है और उस सर्कल पर एक पॉइंट गिवन है, पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, और उस पॉइंट P से गुजरने वाले टेंजेंट की इक्वेशन हमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, हमें इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना है। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसके अकॉर्डिंग इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख के बताइए। सोचिए कि कैसे लिख सकते हैं। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है। पहला, उस स्ट्रेट लाइन का यदि हमें स्लोप पता चल जाए। दूसरा, उस स्ट्रेट लाइन पर स्थित कोई पॉइंट मिल जाए तो हम उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो पॉइंट तो हमें दिया हुआ है, स्लोप कैसे आएगा, तो स्लोप आएगा रेडियस के स्लोप से, क्योंकि रेडियस इस टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो रेडियस का स्लोप कैसे आएगा, हमें MR लिखना है। रेडियस का स्लोप कैसे आएगा, तो देखिए सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो वो हमें सर्कल की इक्वेशन से पता चलेंगे। तो इस सर्कल में सेंटर के कोऑर्डिनेट है 0,0। तो रेडियस का स्लोप बताइए, तो रेडियस का स्लोप आएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये आ गया रेडियस का स्लोप। तो टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा, तो टेंजेंट का स्लोप आएगा -x अपॉन y1, है ना, m1 इंटू m2 बराबर -1। तो यहाँ से टेंजेंट का स्लोप आ गया। टेंजेंट का पॉइंट है हमारे पास, तो बस टेंजेंट की इक्वेशन लिख दो। तो y - y1 इक्वल टू -x1 अपॉन y1 इंटू x - x1। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा, y1 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू x1 माइनस x1 प्लस x1 स्क्वायर। क्या आ जाएगा, x1 प्लस y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। यही आ रहा है। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि ये जो पॉइंट है x1 y1 ये सर्कल पर लाई कर रहा है ना, ये यहां पर पॉइंट सर्कल पर है ना, तो मतलब ये जो पॉइंट है ये सर्कल को सेटिस्फाई करेगा। तो ये पॉइंट इस सर्कल पर रख दो, क्या आएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, इसकी जगह हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर। फाइनल इक्वेशन आएगी x1 प्लस y1 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आ गई टेंजेंट की। तो इसे हम याद कर लेते हैं। याद कर सकते हैं लेकिन याद नहीं करेंगे, क्यों, देखिए हमें इक्वेशन दी हुई थी सर्कल की, वो क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यही दी थी। इस सर्कल पर स्थित एक पॉइंट था x1 y1, इस पर हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखना था। तो वो इक्वेशन क्या आई थी, वो इक्वेशन आई है x1 प्लस y1 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो तो लगभग सेम ही है, बस थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि एक्स स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया x1 और y स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया y1। तो क्या हम इसे याद कर लें, इसे याद करने की जगह इसे याद कर लेते हैं, ताकि कभी अब आगे से कोई भी इक्वेशन आएगी, हमें सर्कल की इक्वेशन दिखेगी तो डायरेक्ट उसमें एक्स स्क्वायर की जगह लिख देंगे x1 और y स्क्वायर की जगह लिख देंगे y1। तो इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अभी ये जो इक्वेशन थी ये कौन सी इक्वेशन थी, उस सर्कल की इक्वेशन थी जिसका सेंटर ओरिजिन पर था। लेकिन यदि ये वाला सर्कल हो जिसका सेंटर क्या होगा, सेंटर कोऑर्डिनेट क्या होंगे इस स्थिति में, तो इसमें सेंटर कोऑर्डिनेट होंगे -g -f। तो इसे भी आप अभी जैसे हमने किया ना, टेंजेंट कैसे निकाली, टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकाली, वैसे इसे भी सॉल्व करो। पॉइंट हमें दिया हुआ है, इसका स्लोप निकाल लेना, फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन लिख देना टेंजेंट की।
तो लास्ट में जो भी आएगा उसे हम कंपेयर करेंगे ये वाली इक्वेशन से। तो डायरेक्ट मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन बता दे रहा हूँ कि जब भी कोई इक्वेशन आएगी तो आपको क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। अभी हमने क्या देखा, एक्स स्क्वायर की जगह हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है एक्स x1, वाई स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, तो लिखना है वाई y1। इसी तरह यदि कभी x लिखा हुआ तो उसकी जगह हम लिखेंगे x प्लस x1/2। यदि y लिखा हुआ तो उसकी जगह हम लिखेंगे y प्लस y1/2। और यदि कांस्टेंट c लिखा हुआ तो उसकी जगह हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, उसकी जगह c का c आएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए इक्वेशन थी इसमें आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की जगह पे आर ही आ रहा है ना, आर स्क्वायर ही आ रहा है क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको याद रखना है। एक ट्रांसफॉर्मेशन और होता है x इंटू वाई। यदि किसी इक्वेशन में x इंटू वाई आता है, हालांकि सर्कल की इक्वेशन में कभी भी x इंटू वाई नहीं आएगा, लेकिन सर्कल के बाद जो हम पढ़ेंगे पैराबोला हाइपरबोला, वहाँ पर आएगा x इंटू वाई, और वहाँ पर भी आपको टेंजेंट की इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो वहाँ पर भी यही कंसेप्ट काम आएगा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाने होंगे और वहाँ पर x इंटू वाई, ये एक ये वाला x आएगा, तो वहाँ पर आपको इसके क्या लिखना है, इसके क्या लिखेंगे x y1 प्लस y x1/2। तो ये भी आप अभी याद कर सकते हो, हालांकि सर्कल में यूज़ नहीं होगा, सर्कल में सिर्फ ये यूज़ होंगे, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको याद रखना है। डायरेक्ट हम इक्वेशन में रखेंगे और हमें टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। x1 y1 क्या है, तो x1 y1 वो पॉइंट है जिस पर टेंजेंट ड्रॉ की गई है, ठीक है। तो x1 y1 क्या है, ये मत सोच, x1 y1 वो पॉइंट है जिस पर टेंजेंट ड्रॉ की गई है। समझ आ गया। और ये ट्रांसफॉर्मेशन याद कर लिया आपने, तो फिर अब ये क्वेश्चन कर लो। इसमें हमें एक सर्कल की इक्वेशन दी हुई है और इस सर्कल पर दो पॉइंट दिए हुए हैं। इन दोनों पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होगी, उन दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल कितना बनेगा, ये हमें निकालना है। क्वेश्चन समझ गए। एक सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है। मान लीजिए एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है, तो दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमें निकालना है। तो सॉल्व करो, तो पहले ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ। इस पॉइंट को लेकर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर की जगह क्या होगा x x1, तो x1 की जगह 5 है, तो क्या आएगा 5x प्लस 12y इक्वल टू 169। कॉन्स्टेंट किया, कॉन्स्टेंट ही आता है। फिर अब इसको लेके ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, क्या आएगा x x1 मतलब 12x माइनस 5y इक्वल टू 169। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। दोनों स्ट्रेट लाइन के स्लोप बता दो, क्योंकि हमें दोनों के बीच का एंगल बताना है ना, और दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यही होता है। तो बस उसके लिए इन दोनों स्ट्रेट लाइन का स्लोप पता होना चाहिए। तो ये फर्स्ट इसका स्लोप क्या है, -5/12, और इसका स्लोप है 12/5। तो आप देख पा रहे हो m1 इंटू m2 बराबर आ रहा है -1 के, मतलब दोनों लाइन के बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री। समझ आ गया, आसान सवाल था। अब इस क्वेश्चन को करो। इस क्वेश्चन में हमें सर्कल की इक्वेशन दी हुई है और एक पॉइंट दिया हुआ है पॉइंट P, जो कि हमें बोला है ये सर्कल के ऊपर है। एट लिखा हुआ है ना, एट पॉइंट P, क्योंकि पॉइंट सर्कल के बाहर भी हो सकता है। जैसे यदि एक सर्कल है और पॉइंट हमें दिया हुआ है बाहर, तो उस स्थिति में तो दो टेंजेंट आएंगी, तो हमें दो टेंजेंट की इक्वेशन निकालना होगा। लेकिन यहाँ पर हमें दिया हुआ है एट पॉइंट P, बाकी आप सेटिस्फाई करा के भी देख सकते हो, ठीक है। हमें इस पॉइंट से गुजरने वाली टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है। तो बस ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर की जगह क्या होगा x x1, तो ये आ जाएगा 4x, फिर आएगा -y, फिर -6 इंटू एक्स की पे क्या आएगा x प्लस x1/2, तो x प्लस x1 क्या है 4/2, फिर प्लस 8, y की जगह पे आएगा y प्लस y1, और y1 की जगह -1, तो ये y -1/2 आ जाएगा, प्लस 15 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कर दो, तो 2 से जा रहा है 3 बार, 2 से जा रहा है 4 बार, तो क्या जा रहा है 4x माइनस वाई माइनस 3x माइनस 12 प्लस 4y माइनस 4 प्लस 15 इक्वल टू 0। तो देखिए 4x माइनस 3x, तो ये आ रहा है x, और माइनस वाई प्लस 4y, तो ये आ रहा है प्लस 3y, और ये 15 है, ये हो जा रहा है -16, तो ये आ रहा है -1 इक्वल टू 0। तो फाइनल इक्वेशन आ गई है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया। बाकी ऑप्शन से करना चाहोगे तो ऑप्शन से नहीं होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि जैसे ये पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट उस टेंजेंट पे लाई करेगा।
टेंजेंट की इक्वेशन हमें ऑप्शन में दी हुई है, तो ये चारों इक्वेशन इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है ना। मतलब ये रैंडमली एक कोई लाइन दी हुई है जो कि इस पॉइंट से होकर गुजर रही है, लेकिन हमें उस लाइन की इक्वेशन निकालना है जो कि इस सर्कल पर टेंजेंट, ठीक है। तो ये है वो लाइन जो इस सर्कल पर टेंजेंट, समझ गए होगे। अब यदि हमें पॉइंट पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हो, तो पैरामीट्रिक फॉर्म ने पढ़ा था कि ये सर्कल है, इस सर्कल पर एक पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट है जो कि रेडियस के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो एंगल बना रहा है थीटा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यदि ये लेंथ आर है तो कोऑर्डिनेट थे आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, ये हमने देख चुके हैं। तो ये पॉइंट हमारे पास है, हमें इस पॉइंट से गुजरने वाली टेंजेंट की इक्वेशन लिखना है। तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखोगे, जैसे अभी लिख रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, ये है हमारा x1, ये है हमारा y1। तो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो क्या आएगा, इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, x इंटू x1 क्या है, आर कॉस थीटा, प्लस y इंटू y1 क्या है, आर साइन थीटा, इक्वल टू आर स्क्वायर। तो देखिए एक आर से तो आर कट रहा है, फाइनल इक्वेशन क्या आ गई, x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल टू आर। तो ये है हमारी फाइनल इक्वेशन किसकी, इस टेंजेंट की, ठीक है। तो यदि पॉइंट पैरामीट्रिक फॉर्म में दिए हुए हैं तो x1 और y1 हम पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख देंगे, तो फाइनल इक्वेशन ये आएगी। क्लियर हो गया, आसान है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, हमसे बोला है कि इस सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, उस टेंजेंट की इक्वेशन बताओ। लेकिन उस टेंजेंट पर कंडीशन क्या लगी कि ये टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है। क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन ये है कि एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल की इक्वेशन हमें दी हुई है और हमसे बोला है कि इस सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ हो रही है और इस टेंजेंट के पैरेलल एक लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें दी हुई है। क्या इक्वेशन दी हुई है, 4x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। हमें इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है। तो पहले तो सर्कल की इक्वेशन से इस सर्कल के सेंटर कोऑर्डिनेट निकालो और रेडियस निकालो। तो सेंटर कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, तो वो आएंगे 3, -2 और रेडियस क्या आएगा, तो रेडियस निकालो। तो 9 + 4 -c, यहाँ पे -12 है तो +12 हो जाएगा, 13 + 12 15, तो इसकी वैल्यू 25 है, तो इसकी वैल्यू आ गई रेडियस की 5 वैल्यू। हमें इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है। तो इस टेंजेंट की इक्वेशन को हम क्या एज्यूम करेंगे, यदि हमें उसके पैरेलल एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है, तो ये मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया है कि यदि दो लाइन पैरेलल हैं तो दोनों की इक्वेशन हम कैसे एज्यूम करते हैं। तो इस लाइन की इक्वेशन होगी 4x माइनस 3y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, यही होगी, ये स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको पढ़ाया है। तो अब हम लैम्डा की वैल्यू निकालना है, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी तो हम बता देंगे कि इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो लैम्डा की वैल्यू कैसे आएगी, तो हम क्या करते हैं, ये सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारे पास, तो बस रिवर्स क्वेश्चन बन जाएगा। तो सॉल्व करिए, तो परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला लगाइए, मॉड के अंदर ये वैल्यू रखेंगे 3 और -2 इसके अंदर, तो 12 + 6 प्लस लैम्डा अपॉन रूट के अंदर 4² + 3² मतलब 16 + 9 इक्वल टू हमें दिया हुआ है 5। सॉल्व करूं तो 18 प्लस लैम्डा मॉड के अंदर इक्वल टू आ रहा है 25 के। तो एक बार प्लस के साथ सॉल्व करूं तो 18 प्लस लैम्डा इक्वल टू आएगा 25, एक बार माइनस के साथ सॉल्व करेंगे तो 18 प्लस लैम्डा इक्वल टू आएगा -25। एक बार लैम्डा की वैल्यू आ गई 7 और एक बार लैम्डा की वैल्यू आ गई -43। तो बस वैल्यू रख दो, जब वैल्यू 7 रखेंगे लैम्डा की तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, और लैम्डा की वैल्यू -43 रखेंगे तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको सिखाने के पर्पज से रखा हुआ है, इसीलिए इसके आंसर दोनों है। कैसे सॉल्व करना है समझ आ गया, ठीक है। तो हर बार आपको ट्रांसफॉर्मेशन के भरोसे नहीं रहना है, कई बार अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि पॉइंट तो हमें दिया नहीं है, कैसे सॉल्व करना हो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक।
तो अब ये क्वेश्चन करो, पॉज करो, सॉल्व करो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? हमें सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है जो कि इस पॉइंट से होकर गुजर रही है। देखिए इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द पॉइंट, मतलब ये पॉइंट इस सर्कल के बाहर है, मतलब ऐसा डायग्राम है, ये सर्कल है और 0,1 ये यहां पर है। तो जब टेंजेंट ड्रॉ होगी वो ऐसी होगी। तो इस क्वेश्चन में दो आंसर आएंगे, मतलब दो टेंजेंट है ना, हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा यहां पर देखिए लिख दिया है क्वेश्चन में फ्रॉम द पॉइंट। कई बार क्वेश्चन में लिखता भी नहीं है, कई बार सिर्फ पॉइंट दे देता है, तो हमें चेक करना होगा कि ये पॉइंट सर्कल के ऊपर है, सर्कल के बाहर है, सर्कल के अंदर है। चेक कैसे करते हैं वो हमने देख चुके हैं। पॉइंट को पुट कर दो, यदि वैल्यू पॉजिटिव आती है तब हम कहेंगे कि वो पॉइंट सर्कल के बाहर है, वैल्यू नेगेटिव आती है तब हम कहेंगे कि वो पॉइंट सर्कल के अंदर है, वैल्यू इक्वल टू 0 आती है तब वो पॉइंट सर्कल के ऊपर होगा, है ना। तो यहाँ पर जब पुट करोगे तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव, तो सर्कल के बाहर होगा ये पॉइंट। अब दोनों टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है, तो एक एक करके निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, हमें सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, तो पहले तो सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल दो। सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? वो आएंगे 3,-4। 3,-4 आ गया। अब रेडियस निकाल दो, तो √9 + 16 -c है ही नहीं, तो r की वैल्यू आ गई 5। तो हमारे पास रेडियस भी आ गया, रेडियस आ गया 5। हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालना है। इस लाइन पर पॉइंट हमें मिल गया, बस स्लोप पता चल जाए, तो स्लोप हमने मान लिया m। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? तो y माइनस y1 क्या है? 1 है, इक्वल टू mx। तो इक्वेशन आ रही है mx माइनस y माइनस 1 +1 इक्वल टू 0। यह इक्वेशन आ रही है। अब इस लाइन की इक्वेशन हमने अज्यूम कर ली, ये पॉइंट है, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालते हैं और m की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसा अभी पिछला क्वेश्चन किया था लैम्डा वाला, लैम्डा की वैल्यू निकाली थी ना, वैसे ही इस बार m की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2m की वैल्यू आएगी, एक बार m की वैल्यू रखोगे तो ये वाली लाइन की इक्वेशन आएगी, एक बार m की वैल्यू जो आएगी उससे ये वाली लाइन की इक्वेशन आएगी। तो सॉल्व करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दो। तो फॉर्मूला लगाते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो मॉड के अंदर वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -4, तो 3m + 4 + 1 अपॉन √m² + 1 इक्वल टू है 5। अब मॉड हटाएंगे, प्लस माइनस लगाएंगे, लेकिन जब नीचे है रूट तो दोनों को फिर स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस वाला तो आना नहीं है, तो क्या आ जाएगा? डायरेक्ट स्क्वायर करते हैं, तो क्या आएगा? 9m² प्लस ये 5 हो रहा है तो 25 प्लस 30m इक्वल टू m² + 1 इंटू 25। तो 9m² + 25 प्लस 30m इक्वल टू 25m² + 25। तो 25 से 25 गया, फिर क्या आ रहा है? तो 25m² माइनस इसको उस साइड ले आते हैं, क्या आ जाएगा? 16m² - 30m इक्वल टू 0। m कॉमन आएगा तो 16m - 30। तो यहाँ से m की दो वैल्यू आ रही है, m की एक वैल्यू है 0, m की सेकेंड वैल्यू है 30/16, मतलब 15/8। बस अब दोनों m की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दो तो इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर रख देते हैं, m की वैल्यू एक बार आ रही है 0, तो क्या आ जाएगा? y = 1। तो एक इक्वेशन तो ये आ रही है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। और एक बार जब हम m की वैल्यू 15/8 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? तो 15x -/8 है तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो -8y + 8 इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन आ रही है, एक इक्वेशन है ये वाली टेंजेंट की, एक इक्वेशन है ये वाली टेंजेंट की। क्लियर? अच्छा यहां पर हमने ट्रांसफॉर्मेशन वाला कंसेप्ट क्यों नहीं लगाया? हमें पॉइंट तो दिया था, डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन वाला कंसेप्ट लगाते और वैल्यू आ जाती, पर यहां पर नहीं लगा सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन वाला कंसेप्ट तभी लग सकता है जब पॉइंट सर्कल के ऊपर हो। ठीक है, यदि ये पॉइंट यहाँ पर होता सर्कल के ऊपर, तब हम ट्रांसफॉर्मेशन वाला कंसेप्ट लगा देते और डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते, लेकिन यदि पॉइंट सर्कल के बाहर होगा तब ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसफॉर्मेशन वाला कंसेप्ट तभी लगेगा जब पॉइंट सर्कल के ऊपर होगा। क्लियर?
समझ आ गया कैसे करना है? यदि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बस आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कैसे सॉल्व किया जाए। तो यदि आपको सेंटर कोऑर्डिनेट मिल गए, रेडियस मिल गया, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चल गया, तो बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो आपको स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के सबसे ज़्यादा कंसेप्ट यहीं लगते हैं सर्कल में। हर क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट लगेगा, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन को आपको रिवाइज करते चलना है। ठीक है, अब हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल की इक्वेशन कैसे लिखते हैं? नॉर्मल क्या होता है तो पता है ना? नॉर्मल क्या होता है कि यदि कोई सर्कल है, उस सर्कल पर किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की है। मान लीजिए टेंजेंट है जो कि इस पॉइंट से होकर गुजर रही है, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वही होता है नॉर्मल। ठीक है, तो ये जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है लाइन है ना, ये है नॉर्मल। और हमने ये भी पढ़ा है कि सर्कल के सेंटर से जो टेंजेंट को मिलाने वाली रेखा होती है वो भी 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इससे क्या समझ आया कि जो नॉर्मल है वो सर्कल के सेंटर से होकर गुजरता है, तो यहाँ कहीं होगा सेंटर। ठीक है, तो ये लाइन भी आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मल ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये नॉर्मल है, ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, ये टेंजेंट है, और ये है सर्कल का सेंटर। अब नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए ना। एक पॉइंट तो हमें दिया हुआ क्वेश्चन में, बोला होगा कि इस पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन निकालो, तो एक पॉइंट तो ये आ गया। और एक सेंटर की पॉइंट कैसे आएगा? सेंटर कोऑर्डिनेट आएंगे सर्कल की इक्वेशन से। तो दोनों पॉइंट एक बार आ गए तो बस इस लाइन की इक्वेशन निकाल देंगे। कैसे? 2 पॉइंट फॉर्म से। 2 पॉइंट हमें दिया होता है तो लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? पहले स्लोप निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। m आ गया, फिर लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। समझ गए? फिर अब क्वेश्चन देख लो। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है? एक सर्कल की इक्वेशन दी हुई है और हमसे बोला है कि एक नॉर्मल है जो कि इस पॉइंट से होकर गुजर रहा है। हमसे बोला है कि ये जो नॉर्मल है ये और कौन से पॉइंट से होकर गुजरेगा। क्वेश्चन समझिए, देखिए एक सर्कल है, यहां कहीं पॉइंट है 2,3। ठीक, तो जो नॉर्मल होगी वो कैसी होगी? ये है टेंजेंट, तो नॉर्मल कैसी होगी? वो होगी ऐसी। तो यहां पर पास करते हुए ये ऐसे सीधे जाएगी ना। तो ये पॉइंट हमें दिया हुआ है, ये पॉइंट हमें दिया हुआ है, हमें ये वाला पॉइंट निकालना है। और हमारा जो नॉर्मल है वो सेंटर से होकर गुजरता है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? इक्वेशन से निकाल लो, क्या आएंगे? -2, -3। तो ये आ गए -2, -3। और ये जो नॉर्मल है ये तो हमें दिख रहा है कि डायमीटर बन रहा है, तो ये वाले कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे? मिड पॉइंट से निकाल लो, है ना। ये जो लाइन है इसका मिड पॉइंट ये है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो ये कोऑर्डिनेट होंगे -6, -9। मिड पॉइंट से आप निकाल लेना, तो आंसर आ गया सी। ठीक, तो इस लाइन की इक्वेशन भी निकाल दो। इक्वेशन कैसे निकालेंगे? पहले m निकालो, वो क्या आएगा? 6/4 मतलब 3/2। m आ गया, तो इक्वेशन क्या आएगी? y माइनस y1 ये वाला पॉइंट लेते हैं इक्वल टू 3/2 x माइनस x1। तो 2y माइनस 6 इक्वल टू 3x माइनस 6। 6 से 6 गया, 3x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो ये आ गई इस नॉर्मल की इक्वेशन। आसान है, नॉर्मल टॉपिक तो वैसे भी आसान ही है, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट मिल जाते हैं ना हमको, और 2 पॉइंट मिल गए तो फिर तो ये स्ट्रेट लाइन वाला क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब हम देखेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट, फिर उसके बाद देखेंगे पावर ऑफ पॉइंट। पहले देखते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की लेंथ कैसे निकालते हैं? जैसे इस फिगर में देखिए, इसमें एक सर्कल है, इस सर्कल पर एक पॉइंट P से 2 टेंजेंट ड्रॉ की गई है। एक टेंजेंट है पॉइंट P से लेकर पॉइंट A तक PA, और एक है PT। हमें ये लेंथ निकालना है, और हमें ये भी पता है कि PA इक्वल टू होगा PT के, तो ये लेंथ हमें निकालना है। तो इस लेंथ को हम मान लेते हैं L। ये L की वैल्यू बताना है। तो L की वैल्यू कैसे आएगी? तो जब हम इस पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में डालते हैं तब क्या आता है? तो जब किसी भी पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में डालते हैं तो उसे हम डिनोट करते हैं S1 से,
एक पॉइंट है ना, तो इसे S1 से डिनोट किया, इक्वल टू क्या आएगा, सर्कल की इक्वेशन क्या है, सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इस पॉइंट को जब इस सर्कल की इक्वेशन में डालेंगे तो क्या आएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये S1 आ गया। हमें लेंथ निकालना है L, ये टेंजेंट की लेंथ निकालना है, तो L लेंथ इक्वल टू होता है रूट ऑफ S1। क्या होता है, L इक्वल टू रूट ऑफ S1। तो क्या आ जाएगा, L इक्वल टू रूट के अंदर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। लेंथ कैसे निकलती है, उस पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में डिनोट करो, उस सर्कल की इक्वेशन में पुट करो और उसमें लगा दो रूट, तो आ गई लेंथ। जैसे अभी ये सर्कल था कौन सा, जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, लेकिन यदि ये वाला सर्कल हो जिसका सेंटर ओरिजिन पर नहीं है, तो उसकी इक्वेशन कैसी होगी, ये हमें लेंथ निकालना है L। तो मैंने क्या बताया, L इक्वल टू होता है रूट ऑफ S1। S1 क्या होगा, इस पॉइंट को जब हम सर्कल की इक्वेशन में पुट करेंगे क्या आएगा, S1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c, इसमें लगा दो रूट, तो ये इक्वल टू आएगा L के। तो L इक्वल टू आ गया रूट के अंदर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c। क्लियर। तो आपको ये याद रखना है, L इक्वल टू होता है रूट ऑफ S1। तो ये आप समझ गए लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं। अब हम देखते हैं पावर ऑफ पॉइंट। देखिए पावर ऑफ पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, पावर ऑफ पॉइंट को डिफाइन ऐसे किया जाता है कि पावर ऑफ पॉइंट इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर, लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर। और लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है रूट ऑफ S1, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, L स्क्वायर इक्वल टू S1। तो S1 क्या है, जब पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में रखेंगे तो जो वैल्यू आएगी वही है पावर ऑफ पॉइंट। मान लीजिए ये है सर्कल की इक्वेशन, जब इसमें पॉइंट की वैल्यू रखेंगे तो S1 इक्वल टू क्या आएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c। तो ये जो वैल्यू आएगी यही है पावर ऑफ पॉइंट। अब पावर ऑफ पॉइंट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा इस पॉइंट पर। हमने देख चुके हैं ना, जब इस पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में रखते हैं तो यदि प्लस वैल्यू आती है मतलब ये पॉइंट सर्कल के बाहर है, यदि ये वैल्यू नेगेटिव आती है मतलब ये पॉइंट सर्कल के अंदर है, और यदि ये वैल्यू इक्वल टू जीरो आती है तब ये पॉइंट सर्कल के ऊपर है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि पावर ऑफ पॉइंट P इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो अकॉर्डिंग एज द पॉइंट A इज आउटसाइड, इनसाइड और ऑन दिस सर्कल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यदि पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो इक्वल टू जीरो आएगा, मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है पावर ऑफ पॉइंट की वैल्यू। क्लियर। तो फिर आप क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, हमें उस पॉइंट का लोकस निकालना है। देखो लोकस देखते से घबराए मत करो, लोकस में मैंने जो आपको कंसेप्ट बताया था बस वो यूज करना है। हमें उस पॉइंट का लोकस निकालना है, मतलब पाथ निकालना है जिस पॉइंट से इस सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है और उस टेंजेंट की जो लेंथ है वो हमें दी हुई है 3 यूनिट। क्वेश्चन समझ आ गया। एक सर्कल है, इस सर्कल पर एक पॉइंट, ये पॉइंट है जिससे टेंजेंट ड्रॉ की गई है, जिसकी लेंथ हमें दी हुई है 3 यूनिट, और इस पॉइंट का हमें लोकस निकालना है, मतलब इस पॉइंट का पाथ निकालना है। क्या बताया था लोकस में, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसे मान लो h, के। बस फिर अब जो कंडीशन दी हुई है उसे फॉलो करो। क्या बोला है, ये लेंथ हमें दी हुई है 3, मतलब L इक्वल टू दिया हुआ है 3। L इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ S1, जो कि दिया हुआ है 3 के इक्वल। और रूट ऑफ S1 क्या है, S1 क्या होता है, उस पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में पुट कर दो, तो पुट कर दीजिए। तो रूट के अंदर आएगा S1, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2h माइनस 4k प्लस 4 इक्वल टू दिया है 3 के। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2h माइनस 4k प्लस 4 इक्वल टू 9। तो फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, अब h की जगह रख दो x और k की जगह रख दो y। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y, और 9 इस साइड आएगा तो माइनस 5 इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। आसान सवाल था, है ना। हमें इस पॉइंट का पाथ निकालना था लोकस, तो जैसे सॉल्व करते हैं लोकस वाले क्वेश्चन वैसे ही किया, आंसर आ गया। समझ गए। तो ये कंसेप्ट का यूज हो गया यहाँ पर।
तो ये लेंथ कैसे निकालते हैं, याद रखना है, एल इक्वल टू होता है रूट ऑफ एज1, और एज1 क्या होता है, जब पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में रखते हैं तो उसे हम डिनोट करते हैं एज1 से, ठीक। और पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है, जब इसका स्क्वायर कर दो, पावर ऑफ पॉइंट होता है बस पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में रख दो, जो वैल्यू आएगी वही है पावर ऑफ पॉइंट। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे कंसेप्ट। अब इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं आपका, लेकिन सर्कल 90% से ज़्यादा कवर हो चुका है, बल्कि 95 से ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं कंसेप्ट से बनते हैं, इसके बाहर नहीं जाता क्वेश्चन। बाकी हाँ, छोटे छोटे 2-3 कंसेप्ट और हैं, उन्हें हम एक वीडियो में और देखेंगे और उसमें क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ा है उसे रिवाइज कर लेना, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।